कुछ जर्नीज डेस्टिनेशन की वजह से याद नहीं रहती, बल्कि उन लोगों की वजह से रहती है जिनके साथ आप उन्हें जीते हो। इस बार सफ़र में हम 3 थे, 3 अलग जनरेशन से। एक दिन लगभग 200 किलोमीटर की राइड और उत्तराखंड की वो रोड्स जहाँ हर कुछ किलोमीटर बाद कुछ नया हमारा इंतज़ार कर रहा था। और तब हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एक रैंडमली प्लान राइड इतनी मेमोरेबल बनने वाली है। अब इस ट्रिप की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये ट्रिप एक्चुअली प्लान्ड ही नहीं थी। सो लास्ट मंथ मेरे इन-लॉज कुछ दिन के लिए देहरादून आए हुए थे और बस बातों बातों में आइडिया आया, कल बाइक्स लेकर कहीं चलते हैं। बस इतनी ही प्लानिंग थी और ग्रुप भी थोड़ा इंटरेस्टिंग था। माई ब्रदर इन लॉ हु इज़ इन हिज अर्ली 20s, मैं 30s में, एंड माई फादर इन लॉ इन हिज 50s। सो 3 जनरेशन्स, 3 अलग पर्सनालिटीज़ और ऑब्वियसली 3 अलग लेवल्स ऑफ एनर्जी। लेकिन राइड के लिए एक्साइटमेंट वो तीनों की ऑलमोस्ट सेम थी। अब सवाल था जाना कहाँ है, और यहीं थोड़ा घूम के आते हैं वाला प्लान थोड़ा एम्बिशियस हो गया। देहरादून से ऋषिकेश, ऋषिकेश से चंबा, फिर टिहरी, धनौल्टी, मसूरी और फाइनली बैक टू देहरादून। ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स का कंप्लीट माउंटेन सर्किट एक ही दिन में। नॉट बैड फॉर अ प्लान जो कल तक एग्जिस्ट भी नहीं करता था। और वैसे भी इस राइड में हम किसी एक डेस्टिनेशन को चेज नहीं कर रहे थे। ऋषिकेश भी देखना था, टिहरी भी, पहाड़ों में राइड भी करनी थी और जो कुछ बीच में मिल जाए उसे मिस नहीं करना था। बेसिकली आज किसी को भी जल्दी नहीं थी। और इसका पहला एग्जाम्पल हमें बहुत जल्दी मिल गया। अब टिहरी जाने के लिए हमें ऋषिकेश सिटी के अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। हम सीधा बाईपास ले सकते थे। इट वॉज फास्टर, इट वॉज ईजियर। लेकिन हमने बाईपास नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जब माँ गंगा इतने पास हो तो बिना मिले आगे कैसे निकल जाते। अब ऋषिकेश तो हम पहले भी कई बार आ चुके थे, इसलिए इस बार प्लान साइट सीइंग का नहीं था, बस त्रिवेणी घाट जाना था। वैसे टिहरी जाने के लिए हम ऋषिकेश को बाईपास करके सीधा चंबा की तरफ निकल सकते थे और काफ़ी टाइम भी बचा सकते थे। लेकिन हमने सोचा जब माँ गंगा इतने पास है तो बिना मिले आगे कैसे निकल जाएं, तो त्रिवेणी घाट आ गए। माँ गंगा के दर्शन किए, एक डुबकी लगाई और फिर वापस बाइक्स पर। टेक्निकली हमने लॉन्गर रूट चूज़ किया था, बट दैट वाज काइंड ऑफ द पॉइंट। हमें कहीं जल्दी पहुंचना ही नहीं था, हमें बस इस सफ़र का हर पॉसिबल हिस्सा जीना था। और त्रिवेणी घाट से निकलने के बाद एक्चुअल माउंटेन राइड स्टार्ट हुई। धीरे धीरे ट्रैफिक कम होने लगा, बिल्डिंग्स पीछे छूटने लगी और रोड पहाड़ों के बीच ऊपर चढ़ने लगी। अब सामने कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन नहीं दिख रही थी, बस रोड थी और उसके आगे क्या मिलेगा उसकी क्यूरियोसिटी। हमें ऋषिकेश से निकले हुए ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था कि पहली प्रॉब्लम सामने आ गई। व्यूज़। एक जगह पीछे मुड़कर देखा और ऋषिकेश हमसे काफ़ी नीचे रह चुका था। पूरा लैंडस्केप सडनली ओपन हो गया था और उस वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही थॉट चल रहा था, यहाँ तो ड्रोन उड़ाना पड़ेगा।
मुझे लगा चलो एक अच्छा व्यू पॉइंट मिल गया। प्रॉब्लम ये थी कि आगे हर दूसरा टर्न व्यू पॉइंट लग रहा था। जैसे जैसे आगे चल रहे थे कुछ और ब्यूटीफुल दिख जा रहा था। मन कर रहा था यहाँ रुकूं, फिर लगता था नहीं थोड़ा और आगे, और नेक्स्ट टर्न उससे भी बेटर। एक पॉइंट के बाद जेन्युइनली कन्फ्यूजन होने लगा था, राइड एंजॉय करनी है या हर 10 मिनट में बस कैमरा ही निकालते रहना है। और इस सब के बीच एक चीज़ मैं क्वाइटली नोटिस कर रहा था। जो जनरेशन गैप के बारे में मैंने जर्नी के स्टार्ट में मेंशन किया था, रोड पर वो ऑलमोस्ट डिसअपेयर हो गया था। कोई 20s में था, कोई 30s में, कोई 50s में, लेकिन हेलमेट पहनकर रोड पर निकले तो हम तीनों बस राइडर्स थे। सेम रोड्स, सेम एक्साइटमेंट और हर नए व्यू पर ऑलमोस्ट सेम रिएक्शन। और फिर थोड़ी देर बाद सीनरी में एक और चीज़ ऐड हो गई। रोड के साथ साथ एक रिवर चलने लगी। कुछ किलोमीटर्स तक तो हम बस उसके पैरेलल राइड करते रहे। फिर एक जगह हमें नीचे जाने का रास्ता दिख गया और ऑनेस्टली हम तीनों को एक दूसरे को कन्विंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बस एक दूसरे को देखा और सवाल था नीचे चलें। और वही डिसीजन हमें एक ऐसी जगह ले गया जो हमारे प्लान में थी ही नहीं, भंडार गांव। तो ऑब्वियसली हम नीचे चले गए। हमें ना जगह का नाम पता था, ना ये कि नीचे एग्जैक्टली मिलेगा क्या। बस रोड से रिवर अच्छी दिख रही थी और कभी कभी उतना रीज़न काफ़ी होता है। ऊपर रोड पर अभी तक हम कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे थे और यहाँ आकर सडनली किसी को कहीं पहुँचने की जल्दी नहीं थी। बाइक्स पार्क की, रिवर के पास गए और कुछ देर बस वहीं बैठ गए। एक तरफ थे पहाड़, बीच में ये नदी और ऊपर वही रोड जिस पर से हम बस कुछ मिनट पहले निकल जाने वाले थे। फनी थिंग इज़ ये जगह हमारे रूट में तो थी बट प्लान में नहीं। और शायद रोड ट्रिप्स की यही चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे। मैप्स आपको बता तो देते हैं कि कहाँ पहुँचना है, लेकिन रास्ते में कहाँ रुकना है वो कभी कभी आपको खुद डिस्कवर करना पड़ता है। अगर उस दिन हम सिर्फ डेस्टिनेशन और टाइमिंग के पीछे भाग रहे होते तो भंडार गांव शायद बस रोड के साइड से निकल गया होता। कुछ मेमोरीज कैमरा में कैप्चर की और फिर वापस रोड पर। टिहरी अभी भी काफ़ी आगे था और हमें लगा था नेक्स्ट मेजर स्टॉप अब वही होगा। लेकिन पहाड़ों के प्लान्स अपेरेंटली हमारे प्लान से थोड़े अलग थे। सो अब थोड़ा आगे निकले तो रोड पर स्कूल से घर जा रहे कुछ बच्चों ने लिफ्ट के लिए हाथ दिया। सिटी में प्रॉब्ली ऐसी सिचुएशन में हम भी एक सेकंड सोचते, लेकिन यहाँ ये सरप्राइजिंगली नॉर्मल लगा। उनमें से एक को कुछ किलोमीटर्स आगे उसके गांव तक मैंने ड्रॉप किया। बस इतनी सी बात थी। ये कोई ड्रामेटिक मोमेंट तो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों अच्छा लगा। शायद ट्रैवलिंग की मेमोरीज भी ऐसी ही होती है। कुछ स्पेक्टेकुलर व्यूज़ याद रह जाते हैं और कुछ ऐसे छोटे से एनकाउंटर्स। भंडार गांव पीछे छूट चुका था और अब हम टिहरी की तरफ बढ़ रहे थे। अब तक इस जर्नी ने हमें दिए थे नदियाँ, पहाड़, कुछ अनएक्सपेक्टेड स्पॉट्स, कुछ अनएक्सपेक्टेड स्टॉप्स और कुछ अनएक्सपेक्टेड पीपल। लेकिन टिहरी में जो हम देखने वाले थे उसकी कहानी नेचर की नहीं थी, वो कहानी थी एक पूरे शहर की। भंडार गांव से निकलने के बाद हम दोबारा टिहरी की तरफ बढ़ने लगे और कुछ किलोमीटर्स बाद पहाड़ों के बीच पहली बार कुछ ब्लू सा दिखना शुरू हुआ। टिहरी लेक। पहले बस एक छोटी सी झलक, फिर एक टर्न के बाद थोड़ी और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए
लेक खुद को हमारे सामने लाती गई। और ऑनेस्टली दूर से इसका स्केल समझ ही नहीं आता। ड्रोन जैसे जैसे आगे गया, पहाड़ों के बीच पानी और वाइडन होता गया, और तब मुझे रियलाइज हुआ ये लेक कितनी मैसिव है। अगर आप रोड से नीचे देखोगे तो सब कुछ इनक्रेडिबली पीसफुल लगता है। पहाड़, उनके बीच बिल्कुल काम वाटर और दूर तक फैली हुई एक लेक, ऑलमोस्ट पोस्ट कार्ड परफेक्ट। लेकिन टिहरी को सिर्फ एक ब्यूटीफुल लेक समझना शायद इस जगह की आधी कहानी देखना है। क्योंकि जिस पानी को आप अभी देख रहे हैं उसके नीचे कभी एक पूरा शहर हुआ करता था। टिहरी लेक से पहले यहाँ था ओल्ड टिहरी, भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम के पास बसा हुआ एक शहर जो कभी गढ़वाल रियासत की राजधानी भी रहा था। घर थे, बाजार थे, मंदिर थे, सड़कें थी और जनरेशन्स की मेमोरीज थी। फिर आया टिहरी डैम प्रोजेक्ट। डैम बना, रिजर्वॉयर फिल होना शुरू हुआ और धीरे धीरे ओल्ड टिहरी पानी के नीचे चला गया। लेकिन एक शहर का डूबना सिर्फ बिल्डिंग्स का डिसअपेयर होना नहीं होता। लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, अपनी ज़मीन, अपने नेबरहुड्स और वो हर जगह जहां उनकी जनरेशन्स रही थी। उनके लिए एक नया शहर बनाया गया, न्यू टिहरी। और शायद इसी वजह से जब आप इस लेक की हिस्ट्री जानकर इसे देखते हो तो ये उतनी सिंपल और ब्यूटीफुल नहीं रह जाती। लेकिन टिहरी की कहानी सिर्फ लॉस की कहानी भी नहीं है, बिकॉज ऑन द अदर साइड ऑफ दिस हिस्ट्री इज वन एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीस ऑफ इंजीनियरिंग। भागीरथी पर बना टिहरी डैम इंडिया का टॉलेस्ट डैम है, जिसे बनने में 28 साल का टाइम लगा। और ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए नहीं बना। इस प्रोजेक्ट का पर्पस हाइड्रो पावर के साथ साथ इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर और मॉनसून के पानी को स्टोर करके बाद में यूज़ करना भी है। मतलब जिस प्रोजेक्ट ने एक पुराने शहर की ज्योग्राफी बदल दी, उसी प्रोजेक्ट ने मॉडर्न इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी में भी एक इनॉर्मस रोल प्ले किया है। और शायद टिहरी इसीलिए मुझे इतना फैसिनेटिंग लगता है, क्योंकि यहाँ प्रोग्रेस और सेक्रीफाइस दोनों एक ही फ्रेम में दिखते हैं। एक तरफ एक इंजीनियरिंग मार्वल, दूसरी तरफ उस इंजीनियरिंग की कीमत। और मैं ऑनेस्टली नहीं जानता कि किसी भी ट्रैवलर को यहाँ खड़े होकर किस साइड को ज़्यादा फील करना चाहिए। मे बी शायद दोनों को, क्योंकि हिस्ट्री को सिर्फ सेलिब्रेट करना भी इनकम्प्लीट है और सिर्फ रिग्रेट करना भी, बल्कि उसे समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर इसी इनक्रेडिबली कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री के ऊपर आज एक कम्प्लीटली डिफरेंट टिहरी ग्रो कर रहा है। बोटिंग, जेट स्कीइंग, वाटर स्पोर्ट्स, टूरिज्म, टिहरी लेक ग्रेजुअली उत्तराखंड के मेजर एडवेंचर डेस्टिनेशंस में अपनी जगह बना रहा है। और मुझे इस कंट्रास्ट में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा। नीचे एक पुराने शहर की कहानी, ऊपर एक नई जनरेशन अपनी मेमोरीज बना रही है। सेम प्लेस, कंप्लीटली डिफरेंट लाइव्स, और हम 3 जनरेशन्स कुछ देर के लिए बस उसके बीच खड़े थे। टिहरी में हम एक्सपेक्टेड से ज़्यादा वक्त रुक गए और ऑनेस्टली मुझे कोई रिग्रेट नहीं था, क्योंकि अब ये लेक सिर्फ ब्यूटीफुल ड्रोन शॉट नहीं थी, इसके पीछे एक कहानी थी,
एक पुराना शहर, एक नया शहर, एक मैसिव इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट और एक जगह जो आज भी कंटिन्यूसली अपनी आइडेंटिटी रीडिफाइन कर रही है। लेकिन टिहरी से निकलते वक्त हमें एक और चीज़ बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं थी। अगले कुछ किलोमीटर्स में उत्तराखंड फिर से अब कम्प्लीटली चेंज होने वाला था। रोड भी, वेदर भी और टेम्परेचर भी। अब ये रास्ता हमें धनौल्टी के थ्रू मसूरी की तरफ ले जा रहा था। डिस्टेंस देखने में बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन पहाड़ों में किलोमीटर्स कभी पूरी स्टोरी नहीं बताते, क्योंकि अगले कुछ घंटों में रोड का कैरेक्टर ही कम्प्लीटली चेंज होने वाला था। ऋषिकेश से टिहरी तक जो रोड्स हमें मिली थी वो कंपैरेटिवली वाइड थी। वैलीज वर ओपन, सनलाइट भी काफ़ी थी और टेम्परेचर प्रॉपर समर वाला। लेकिन टिहरी के बाद हर कुछ किलोमीटर्स में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा था। रोड्स वर गेटिंग नैरो, जंगल डेंस होने लगा और टेम्परेचर नोटिसेबली ड्रॉप होने लगा। एक ही दिन में सेम उत्तराखंड सडनली फेल्ट कम्प्लीटली डिफरेंट। और फिर सामने पहाड़ों पर बादल दिखने शुरू हुए, पहले दूर, फिर रोड के लेवल पर, और कुछ देर बाद हम क्लाउड्स को देख नहीं रहे थे, हम उनके अंदर ही राइड कर रहे थे। पहाड़ों में मॉनसून का मुझे ये साइड बहुत फैसिनेटिंग लगता है। लैंडस्केप एक जैसा नहीं रहता। आप एक पहाड़ देख रहे होते हो, कुछ मिनट में बादल उसे कम्प्लीटली कवर कर देते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वही पहाड़ दोबारा सामने आ जाता है, जैसे सीनरी कंटिन्यूसली रीराइट हो रही हो। और इस पॉइंट तक हम काफ़ी देर से रोड पर थे। ऋषिकेश, भंडारगांव, टिहरी, मल्टीपल स्टॉप्स और अब ये कोल्ड मिस्टी माउंटेन रोड्स। लेकिन देयर वाज वन पर्सन जिनकी एनर्जी सरप्राइजिंगली अभी भी कम नहीं हुई थी। माय फादर इन लॉ। ऑलमोस्ट पूरा दिन मोटरसाइकिल पर और अभी भी हर अच्छे स्ट्रेच पर उतने ही एक्साइटेड। और मैं सोच रहा था, हम लोग एज को शायद ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं। लेकिन मॉनसून में उत्तराखंड की इस ब्यूटी के साथ एक रियलिटी भी साथ आती है। रास्ते में हमें कुछ जगह लैंडस्लाइड पैचेस मिले, कहीं रोड पे कीचड़ था, कहीं लूज डेब्री, और विजिबिलिटी भी क्लाउड्स के अंदर क्विकली चेंज हो रही थी। और इसीलिए जितना ब्यूटीफुल ये सर्किट मॉनसून में लगता है, पीक मॉनसून में मैं पर्सनली इसे रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप ये रूट प्लान कर रहे हो, मॉनसून को थोड़ा सेटल होने दो, वेदर फोरकास्ट चेक कर लो, लोकल रोड्स कंडीशन पता कर लो, और हाँ, पहाड़ों में अगर कभी वेदर ज़रा सा भी गलत फील हो, टर्निंग बैक इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन। अब जैसे जैसे धनौल्टी पास आया, टेम्परेचर और ड्रॉप हो गया। एंड द फनी पार्ट वॉज, सुबह देहरादून से निकले थे तब गर्मी लग रही थी और अब जैकेट भी कम लग रही थी। सेम डे, सेम राइड, कंप्लीटली डिफरेंट वेदर। धनौल्टी क्रॉस करने के बाद हम मसूरी की तरफ बढ़ रहे थे और इस पॉइंट पर एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन आ चुकी थी। बॉडी तो ऑब्वियसली थक चुकी थी, लेकिन मन बिल्कुल भी नहीं। वो फीलिंग होती है ना, जब दिन ख़त्म होने वाला हो और आपको लगे ज़िंदगी का असली मज़ा तो ऐसे दिन बिताने में। एग्जैक्टली वो वाली फीलिंग थी। ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर सुनने में शायद बहुत ज़्यादा नहीं लगते, लेकिन पहाड़ों के 200 किलोमीटर सिर्फ डिस्टेंस नहीं होते। सुबह की गर्मी, दोपहर की धूप, शाम की ठंड,
वाइड हाईवेज, नैरो माउंटेन रोड्स और कभी पहाड़ों के नीचे तो कभी क्लाउड्स के अंदर। एक ही दिन में इतना कुछ चेंज हो चुका था कि सुबह देहरादून से निकलना अब काफ़ी पुरानी बात लग रही थी। एंड प्रोबेबली इस राइड का मेरा फेवरेट पार्ट कोई पर्टिकुलर रोड या व्यू पॉइंट नहीं था, कंपनी थी। हम तीनों नॉर्मली अपनी अपनी लाइफ्स में बिजी रहते हैं और ऐसा पूरा एक दिन बिना किसी मीटिंग, बिना किसी शेड्यूल, बिना कहीं और पहुंचने की अर्जेंसी के बस साथ स्पेंड करना सरप्राइजिंगली रेयर होता है। और शायद इसीलिए ये राइड सिर्फ एक बाइक राइड से थोड़ी ज़्यादा बन गई। और वैसे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई ही नहीं पूरे दिन में, ये बाइक्स हमारी अपनी नहीं थी, हमने देहरादून से रेंट की थी, बाइक रेंटल क्लब से। हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और इन बाइक्स ने पूरा सर्किट बिना किसी प्रॉब्लम के कंप्लीट किया। तो अगर आप देहरादून विजिट कर रहे हो और ऐसी राइड प्लान करना चाहते हो, यू कैन एब्सोल्युटली रेंट वन एंड मेक योर ओन सर्किट। और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और इवेंचुअली हमने वही किया जो सुबह डिसाइड किया था, पूरा सर्किट कंप्लीट किया, देहरादून से निकले, पहाड़ों का एक बड़ा सा लूप बनाया और वापस देहरादून। नो रेस, नो चैलेंज, नो अचीवमेंट सर्टिफिकेट, जस्ट अ रियली गुड डे ऑन द रोड। और अब जब इस जर्नी को दोबारा देखता हूँ तो एक चीज़ अच्छी लगती है, हमने इस दिन से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, बस निकले थे एंड समवेयर अलोंग द वे एक नॉर्मल सा दिन एक बहुत अच्छी मेमोरी बन गया। मे बी दैट्स इनफ। दिन खत्म हो रहा था, मसूरी बस थोड़ा सा आगे था और हम सब थके हुए थे बट हैप्पी। इट वॉज दैट क्वाइट हैप्पीनेस जब कुछ और करने का मन नहीं होता, क्योंकि जो करना था वो कर लिया। कुछ दिन बस गुजर जाते हैं और कुछ दिन याद रह जाते हैं, ये उनमें से एक था।